नमस्कार। झारखंड विधानसभा टीवी पर इको टॉक में सुने सप्ताह भर के देश और दुनिया के आर्थिक समाचार। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) ने कहा है कि 130 देशों के बीच 15% मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स पर सहमति हो गई है। पिछले महीने G7 देशों के बीच इसे लेकर सहमति बनी थी। गूगल, फेसबुक और अमेज़न जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां इससे प्रभावित होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के मद्देनजर 6,28,993 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। केंद्र सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज से अर्थव्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड ने 3 देशों कोरिया, जापान और सिंगापुर के विरुद्ध इलेक्ट्रो-गैल्वेनाइज्ड स्टील के डंपिंग की जांच शुरू की है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अमिताभ कांत के कार्यकाल को 30 जून 2022 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को दुनिया के 10वें सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में स्थान दिया गया है। कोश मूलो दंड कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिया गया आयकर विभाग के सांप्रतिक पर अंकित यह सूत्रवाक्य, जिसका अर्थ राजस्व प्रशासन का मेरुदंड है, राजकोष और राजकर के महत्व को बताता ही है, इसकी पौराणिकता को भी परिलक्षित करता है। राज्य के गठन के साथ ही राजकोष और राजकर की अवधारणा ने जन्म लिया। हालांकि भारत में वर्तमान कर प्रशासन की शुरुआत 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पहले आयकर कानून प्रस्तुत करने के बाद हुई। बाद में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने 1886 में इसे एक नया स्वरूप प्रदान किया और इनकम टैक्स को लागू किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के जब कार्य क्षेत्र बांटे गए तो आयकर को केंद्रीय सूची में डाला गया। आज़ादी के बाद 1961 में एक नया आयकर कानून लागू हुआ, जिसे बचत बढ़ाने और निवेश को पिछड़े इलाकों की तरफ मोड़ने के अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया। कर प्रशासन की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 1964 में 2 भागों में बांट दिया गया। पहला सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। आर्थिक उदारीकरण और बदलते आर्थिक परिदृश्य ने आयकर की व्यवस्था में कई परिवर्तन लाए। तो आइए इको टॉक के इस एपिसोड में कराधान के संदर्भ में आज हम प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत एक व्यक्ति के ऊपर लगने वाले करों के संदर्भ में हमारे विशेषज्ञ श्री M.A. हक से इसके विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करें। झारखंड विधानसभा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और अभिनंदन। मैं आप सभी के स्वस्थ मंगल होने की कामना करता हूं और आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। आज का विषय टैक्सेशन या कराधान का विषय है। कराधान का सामान्य अर्थ यह होता है कि राष्ट्र के द्वारा अपने जनता से समय समय पर धन, संपदा या श्रम में से कुछ भाग एक निश्चित समय अंतराल पर लिया जाता है। इसके माध्यम से राष्ट्र अपने सार्वजनिक कार्यों को संपन्न करती है और जनता के विकास, सुरक्षा, संवर्धन और राहत जैसे कार्यों को संपन्न किया जाता है। टैक्स या कर के बारे में अरस्तु ने एक बड़ा अच्छी बात कही कि जिस प्रकार मनुष्य के जीवन के लिए सांस ली जाती है, ठीक उसी प्रकार से स्टेट अपने आप को
निरंतर करने के लिए टैक्स लेती है। टैक्स कलेक्शन के बारे में प्राचीनतम जानकारी हमें मिस्र से प्राप्त होती है, जहां ईसा से 3000 ईस्वी पूर्व टैक्स कलेक्शन के कई साक्ष्य मिले। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसका विस्तार से विवरण चाणक्य के अर्थशास्त्र में दिया गया है, जहां पर उन्होंने शहरी और ग्रामीण टैक्स के बारे में विस्तार से विवरण किया। प्रारंभिक समय या राजतंत्र में टैक्स राजा या शासक के इच्छा पर निर्भर करता था, परंतु वर्तमान समय में जब पूरे विश्व में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, टैक्स जनता की इच्छा और जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है। इस संदर्भ में अमेरिका की क्रांति का वह नारा सर्वप्रिय है, जिसमें कहा गया कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। जब हम भारत में कराधान व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो हमारे संविधान के आर्टिकल 265, 269A इत्यादि में इसका विस्तार से विवरण दिया गया है। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसके ऊपर लगेगा वह उसी के द्वारा भुगतान करेंगे, परंतु इनडायरेक्ट टैक्स ये लगातार ट्रांसफ़र होता रहता है और जिसके ऊपर लगता है वह भुगतान ना करके जो इसके अंतिम उपभोक्ता होते हैं वही इसका भुगतान करते हैं। आज के इस कड़ी में हम आपके साथ डायरेक्ट टैक्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। डायरेक्ट टैक्स में भी दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक जो व्यक्ति के स्तर पर देय होता है और दूसरा जो संस्थाओं के स्तर पर देय होता है। व्यक्ति के स्तर पर देय कर को हम लोग पर्सनल टैक्स के रूप में भी कह सकते हैं और इसके अंतर्गत हम पर्सनल इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, प्रॉपर्टी या हाउस टैक्स तथा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। कर प्रणाली अलग अलग देशों में अलग अलग रूप में संपन्न होती है और इस प्रणाली के अंतर्गत कर की व्यवस्था 3 तरह से मूल रूप से संपन्न होती है। पहला जिसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेस, दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं डिस्ग्रेसिव टैक्सेस और तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेस। पहले हम इन तीनों के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दे दें। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें कि आय बढ़ने के साथ टैक्स की दर में निरंतर वृद्धि होती जाती है। प्रोपोर्शनल टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें आय की यदि कितनी भी वृद्धि हो परंतु टैक्स की दर निश्चित होती है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं होती। इसी प्रकार से डिग्रेसिव टैक्सेस वैसे टैक्सेस होते हैं जिसमें आय की वृद्धि के साथ टैक्स की दर में कमी होती जाती है, परंतु इन तीनों प्रक्रियाओं में कभी भी आप देखेंगे कि टैक्स का जो अमाउंट होता है वो कभी भी कम नहीं होता, वो बढ़ता जाता है। इसके अतिरिक्त एक और टैक्स होता है जिसमें दर नहीं बल्कि उसमें अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतना रुपए या इतना धन आपको जमा करने होंगे। भारत में जब हम टैक्सेस की बात करते हैं, विशेष रूप से इनकम टैक्स की जब हम बात करते हैं, तो इनकम टैक्स हमारे यहाँ प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव टैक्स प्रणाली का मिश्रण है। टैक्स को लेने का अधिकार, इसे कम करने का अधिकार या इसमें वृद्धि करने का अधिकार केवल हमारे संसद को है, यानी हमारे चुने गए प्रतिनिधियों को ही प्राप्त है। कोई भी निजी संस्था या निजी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं ले सकता।
आपने ज़रूर देखा होगा कि कई संस्थाएं या कई व्यक्ति कुछ काम करने के बदले आपसे पैसे चार्ज करते हैं। उसे हम शुल्क कहते हैं, उसे हम फीस कहते हैं। टैक्स और फीस में मूल रूप से अंतर यह होता है कि जब सरकार आपसे टैक्स लेती है तो इसके बदले में आपको निश्चित लाभ देने की कोई गारंटी नहीं देती, बल्कि इसके विपरीत वह सामूहिक रूप से लोगों को लाभ देने की गारंटी देती है। इसके विपरीत जब हम फीस की बात करते हैं तो कभी भी जब फीस लिया जाता है तो ऐसे स्थिति में उसके बदले में आपको एक निश्चित सेवा उपलब्ध करा दी जाती है। भारत में इनकम टैक्स जो आयकर है वो व्यक्ति पर लगता है, चाहे वह व्यक्ति देश का नागरिक हो या विदेशी व्यक्ति हो। यदि कोई व्यक्ति भारत के भूभाग में एक वित्तीय वर्ष में रहता है और उस वित्तीय वर्ष में रहते हुए भारत सरकार के द्वारा निश्चित स्लैब से ऊपर आय अर्जित करता है तो उसे टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम समाज में इक्वलिटी लाने का प्रयास करते हैं, यानी कि संपन्न व्यक्तियों से कुछ धन ले करके उसे समाज के गरीब या समाज के अन्य कार्यों के लिए हम उसको एक्सपेंड करते हैं। इनकम टैक्स के द्वारा आर्थिक समानता का यह प्रयास लंबे समय से किया जा रहा है। वर्तमान समय में 2019-20 के बजट में जो टैक्स स्लैब को स्थापित किया गया था वह भी लागू है, और 2020-21 के बजट में जो टैक्स स्लैब को लागू किया गया था वह भी आप दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। 2019-20 के बजट में भारत के अंदर इनकम टैक्स की जो स्लैब थी या है वो 3 है। 0 से 2-2.5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो आपको किसी प्रकार का टैक्स देना नहीं होगा। 2.5 लाख से 5 लाख के इनकम तक के व्यक्तियों के लिए 5% का टैक्स दे है। 5 लाख से 10 लाख तक के इनकम वाले व्यक्तियों के लिए 20% का इनकम टैक्स दे है, और 10 लाख से ऊपर के व्यक्तियों के लिए 30% का इनकम टैक्स दे होता है। 2020-21 में एक नया टैक्स स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें कि टैक्स की दर और इनकम के आय ग्रुप में बहुत सारे भागों में उसे विभाजित किया गया। 2020-21 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की आय 0 से 2.5 लाख के बीच है तो उसे किसी भी प्रकार का टैक्स देना नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति की आय 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो उसे 5% की दर से टैक्स दे है। 5 लाख से 7.5 लाख के बीच अगर उसकी आय है तो 10% की दर से उसे टैक्स देना होगा। यदि 7.5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच अगर किसी की इनकम है तो उसे 15% की दर से देना होगा। 10 लाख से 12.5 लाख के बीच अगर उसकी आय है तो उसे 20% की दर से इनकम टैक्स देना होगा, और यदि उसकी इनकम 12.5 लाख से 15 लाख के बीच है तो उसे 25% की दर से टैक्स देना होगा, और यदि किसी व्यक्ति की इनकम 15 लाख से अधिक है तो उसे 30% की दर से इनकम टैक्स देना होगा। अब ये आपकी स्वेच्छा है कि आप 2019-20 वाले स्लैब्स को अपनाते हैं या 2020-21 वाले स्लैब्स को अपनाते हैं। 2019-20 वाले स्लैब्स को अपनाने पे आपको टैक्स डिडक्शन
की छूट मिलेगी, आपको कई प्रकार की छूट मिलेगी, जबकि बाद वाले को अपनाने पर आपको बहुत कम या छूट की जो है वो नहीं के बराबर छूट मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स देता है तो उसके साथ साथ 2 प्रकार के उपकर देना होता है। पहला सेस। सेस एक टैक्स है जो आपकी आय पर नहीं बल्कि आपने जितना टैक्स दिया है उस टैक्स के ऊपर टैक्स देना होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी इनकम 10 लाख के आसपास है और आपने लगभग उसके हिसाब से आपने सपोज कीजिए कि 2 लाख रुपए टैक्स दिए हैं, तो अब आपको सेस जो है वो 10 लाख पर नहीं बल्कि जो आपने टैक्स दिया है 2 लाख रुपए उसके ऊपर लगेगा। वर्तमान समय में सेस की दर जो है वो 4% है, जिसमें से 3% एजुकेशन पे जाती है और 1% हेल्थ पे जाती है। टैक्स संचित निधि में जमा होती है और उसके निकासी के लिए संसद की अप्रूवल की ज़रूरत होती है, जबकि इसके विपरीत सेस से संबंधित विभाग या मंत्रालय के पास जाता है। ये पब्लिक अकाउंट फंड में जाता है और इसे निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इसमें एक और विशेष बात यह है कि सेस जिस नाम से लिया जाता है उसी क्षेत्र पर इसे व्यय किया जाएगा। सेस के बाद एक और चार्ज होता है जिसको हम लोग कहते हैं सरचार्ज। ये भी एक उपकर है, यानी इनकम पर नहीं लग करके जो आप टोटल टैक्स देते हैं उस टैक्स के ऊपर लगता है। वर्तमान समय में यदि आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ प्रति वर्ष है तो ऐसे स्थिति में आपको 10% की दर से सरचार्ज देना होगा, और यदि आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो ऐसे स्थिति में आपको 15% की सरचार्ज देना पड़ेगा। तो ये आपका टैक्स स्लैब है और टैक्स के हिसाब से आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और राष्ट्र के नवनिर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम इसे जीडीपी के साथ तुलना करें कि हमारे जीडीपी के कंपेयर में कितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं, तो ये मात्र 3.5% ये जीडीपी में योगदान करता है। इसके अतिरिक्त 2 और महत्वपूर्ण टैक्स है जिसको हम लोग हाउस या प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं, जो व्यक्ति के ऊपर लगता है। 2020-21 के बजट के बाद इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि जिस भी व्यक्ति के 2 मकान हैं या उनकी पैतृक संपत्ति है तो ऐसे व्यक्ति पे हाउस या प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का 2 से अधिक हाउस या प्रॉपर्टी है तो उसके नेट ग्रॉस वैल्यू का 30% हाउस टैक्स के रूप में देने होंगे। इसके साथ साथ उन्हें सेस भी देना होगा, और यदि एक लिमिट के ऊपर होते हैं तो सरचार्ज भी इसमें देना होगा। सेस 4% के आसपास। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगते हैं वो कैपिटल गेन टैक्स लगते हैं। कैपिटल यानी पूंजी। अगर आप पूंजी का निर्माण करते हैं, जैसे आपने भूमि खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, हाउसिंग प्रॉपर्टी खरीदा, ट्रेडमार्क खरीदा, शेयर मार्केट से में पैसे इन्वेस्ट किए, तो ऐसे स्थिति में कैपिटल गेन टैक्स लगते हैं, जो 2 भाग में डिफाइंड होते हैं। पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का सामान्य अर्थ यह होता है कि यदि आपने किसी एसेट को 3 वर्ष यानी 36 महीने से अधिक अपने पास रखा और उसे सेल करने के बाद जो आपकी प्रॉफिट होती है, यानी इनपुट और आउटपुट को मैनेज करके जो आपकी प्रॉफिट होती है, उस प्रॉफिट पर 20% की दर से आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अगर आपने 36 महीने के अंदर इनको सेल किया तो ऐसे स्थिति में आपके जो प्रॉफिट होते हैं वो आपके इनकम टैक्स के दर के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। यानी अगर आपने
कोई मकान खरीदा 5 लाख में और आपने उसे 10 लाख में बेचा, तो ऐसे स्थिति में आपका जो प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ जो है इनकम टैक्स में आप किस दर से देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड 5% के दर से देंगे, तो ये आपके लिए कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। म्यूचुअल फंड्स या शेयर पे जब आप इस प्रकार के प्रॉफिट कमाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स के लिए 24 महीने निर्धारित किए गए हैं और शॉर्ट टर्म के लिए 24 महीने से कम होने पर आपको इनकम टैक्स की दर के आधार पर टैक्स देने होंगे। इसके साथ साथ एक छोटा सा टैक्स है जिसको हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहते हैं, यानी जब आप शेयर मार्केट में आप शेयर प्राप्त करते हैं तो ऐसे स्थिति में पहले आपके लाभांश पर 7.5 की दर से टैक्स लगते थे, अब इसे TDS के साथ सम्मिलित कर दिया गया है और अब आपको अलग से कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है।